हेलो स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन जो हीमोस्टेसिस का थर्ड स्टेप है या थर्ड पार्ट है। इससे पहले अपन ने बात की थी प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर दो स्टेप थे, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा था प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, उसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है, तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है जिसको अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब पहले बता चुका हूँ कि हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड स्टॉप। ठीक है, जब कभी भी ब्लीडिंग होती है तो उसके अंदर दो स्टेप्स देखने को मिलते हैं, एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और एक प्राइमरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर दो पार्ट हैं, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा प्लग फॉर्मेशन। दोनों के लिए ही किसकी ज़रूरत होगी? प्लेटलेट की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या है? तो कोगुलेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो नॉर्मल जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, और ये फ्लूइड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। मतलब पहले जब ब्लड फ्लो कर रहा होगा किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर, तब वो किस फॉर्म में करता है? फ्लूइड के फॉर्म में, जिसको अपन लिक्विड बोल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में फ्लो कर रहा होता है। लेकिन इंजरी होने के बाद जो ये फ्लूइड पोर्शन था, ये अब कन्वर्ट होगा किसके अंदर? जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फ्लूइड से जेल का बनना, यही क्या कहलाता है? कोगुलेशन। इसके लिए बहुत 13 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? वर्क करते हैं और कोगुलेशन को कंप्लीट करते हैं। कोगुलेशन की अगर डेफिनेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कोगुलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस in which blood loses its fluidity and become a jelly like mass in few minutes after the injury of blood vessels or collected in container. This process is called coagulation. इसका मतलब क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस। मतलब ये क्या है? प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा कि ब्लड जो है वो लूज हो जाता है। लूज मतलब छोड़ देता है या फिर लूज कर देता है अपनी जो उसकी नॉर्मल उसकी जो फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड पोर्शन में था, फ्लूइड या फिर लिक्विड पोर्शन में था पहले, और ये इसको क्या कर देगा? लूज कर देगा। ठीक है, एंड बिकम, और बन जाएगा क्या? जेली लाइक मास। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेली लाइक मास के अंदर इन फ्यू मिनट, कुछ एक मिनट के अंदर। आफ्टर द इंजरी, अगर इंजरी हो रही है तो उसके बाद में जो ब्लड, जो लिक्विड पोर्शन था, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, या फिर इसी ब्लड को अगर अपन ब्लड वेसल से निकाल के अगर किसी कंटेनर में अगर डालेंगे तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कोगुलेशन की, कि कोगुलेशन के अंदर क्या होगा? तो नॉर्मल जो फ्लूइड था, जो ब्लड था, वो
अपने फ्लूइड से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अपने लिक्विड पोर्शन से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जेली लाइक सब्सटेंस है उसके अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होने के बाद जब फ्लूइड बाहर निकलता है उस टाइम पे, या फिर उसको अपन कंटेनर के अंदर इकट्ठा करते हैं उस टाइम पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। कोगुलेशन की प्रोसेस के लिए कुछ फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कौन कौन से हैं, कुल टोटल कितने होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं। टोटल 13 फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कोगुलेशन के लिए। इसी कोगुलेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, ब्लड क्लोटिंग या फिर क्लोट फॉर्मेशन। क्लोटिंग या फिर क्लोट फॉर्मेशन, रक्त का थक्का जमना, ऐसे सुना होगा आपने। ठीक है, तो क्लोटिंग या फिर क्लोट फॉर्मेशन, इस क्लोटिंग या क्लोट फॉर्मेशन के लिए कुछ सब्सटेंस है, कुछ फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, उनको अपन एक वन बाय वन अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि क्लोटिंग फैक्टर हैं उनको हमेशा अपन किस में रखते लिखते हैं, रोमन के अंदर। ठीक है, तो फैक्टर 1 या फर्स्ट ये कौन सा होगा, फिब्रिनोजन। फैक्टर फर्स्ट कौन सा है, फिब्रिनोजन। फैक्टर सेकंड ये कौन सा होगा, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकंड। इसके अलावा फैक्टर थर्ड, 3 नंबर पे फैक्टर है, इनको डिस्कवर किया गया है और इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ही इनको क्या किया है, ये नामकरण दिया है। इनकी सीक्वेंस है वो हमेशा इसी तरीके से याद रखनी है, एक के बाद एक। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इनको हमेशा क्या करना है, रोमन के अंदर अपन को लिखना है। किसी की भी सीक्वेंस है वो आगे पीछे नहीं करनी है। फैक्टर फोर्थ की अगर बात करें, फैक्टर फोर्थ कौन सा होगा, कैल्शियम, जो एक आयनिक फॉर्म है। कैल्शियम जो क्या है, आयन है। ठीक है, और फैक्टर 5 का होगा लेबाइल फैक्टर, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रो एक्सीलरीन फैक्टर। प्रो एक्सीलरीन फैक्टर। फैक्टर 6 की अगर बात करें कि 6 नंबर पे कौन सा फैक्टर है, तो अभी इसकी प्रेजेंस है वो प्रूव्ड नहीं हुई है, तो इसके लिए अपन अब्सेंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। मतलब अभी फैक्टर तो होता है लेकिन अभी तक उसकी प्रेजेंस नहीं पता है कि वो कहाँ पर काम करता है। ठीक है, उसका नाम नहीं है अभी, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, प्रेजेंस हैज़ नॉट प्रूव्ड। नेक्स्ट अगर फैक्टर 7 की अगर बात करूँ तो फैक्टर 7 कौन सा होगा, स्टेबल फैक्टर। स्टेबल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद फैक्टर 8। फैक्टर 8 की अगर बात करूँ तो इसके लिए सुना होगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक, हीमो जो क्या कोज करवाता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो क्या देखने को मिलेगा, हीमोफीलिया। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नेक्स्ट अगर बात करें फैक्टर 9 की, तो फैक्टर 9 होता है क्रिस्टमस फैक्टर। क्रिस्टमस फैक्टर। इसके बाद फैक्टर 10 की अगर बात करूं तो फैक्टर 10 होगा स्टूवर्ट प्रोवर फैक्टर। स्टूवर्ट प्रोवर फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फैक्टर 11। 11 कौन सा होता है, 11 नंबर का फैक्टर कौन सा है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टीन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टीन एंटीसीडेंट, जिसको शॉर्ट में PTA भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं फैक्टर 12। फैक्टर 12, तो फैक्टर 12 होगा हैगमैन फैक्टर।
और हैगमैन फैक्टर को एक और नाम से इंडिकेट करते हैं, वो है कॉन्टैक्ट फैक्टर। क्या काम है, कैसे इनको कॉन्टैक्ट फैक्टर बोलते हैं, इन सब की बात में नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी अपन को सिर्फ इनके बारे में, इनके नाम को जानना है, ठीक है। 13 जो फैक्टर है जिसको बोलते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसी को अपन बोल सकते हैं फिब्रिनेज, फिब्रिनेज, ठीक है। सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो एंजाइम हैं, ठीक है, एंजाइम की फॉर्म में होते हैं, एक को छोड़ के वो कैल्शियम है। एंजाइम जैसी एक्टिविटी होती है ये बोल सकता हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक फैक्टर है वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, और एंजाइम का काम भी ऐसे होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो फैक्टर हैं वो लिवर है वो प्रिपेयर करता है, वो बनाता है। उसके अलावा जितने सारे फैक्टर हैं उनको याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए इसकी एक ट्रिक है वो आप याद कर सकते हैं। मिनोमिक्स आप बोल सकते हो कि एफ से स्टार्ट हुआ था, तो 3 पर्सन को एज्यूम करना है, और 3 पर्सन हैं जिसमें से पहला पर्सन जो थोड़ा एज्ड है और वो अपने से किसी छोटे को एक राय दे रहा है, एक सजेशन दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो पहला पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन टोल्ड, फर्स्ट पर्सन टोल्ड। अब ये क्या कह रहा है, कैंसर लीड्स प्योर सिकनेस। कैंसर है वो लीड कोज करेगा, प्योर मतलब क्वालिटी की बात हो रही है कि प्योरली तरीके से क्या करता है, सिकनेस या बीमारी है कोज करेगा, ठीक है। ये लाइन किसको कही, एक सेकंड पर्सन है उसको, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा है थर्ड पर्सन, और वो क्या करता है, वो बीच में बोलता है, ठीक है। और बीच में बोलने वाले तो वो क्या कहेगा, अनदर अनदर चाइल्ड सेड, अनदर चाइल्ड सेड मतलब दूसरे बच्चे ने कहा, पता है फट्टू, FETTU, फट्टू, पता है फट्टू। मतलब 3 पर्सन एज्यूम करने हैं, पहला पर्सन जो क्या कर रहा है, एक अपनी बात को कंप्लीट कर रहा है कि फर्स्ट पर्सन टोल्ड अपनी बात को कह रहा है, कैंसर लीड्स प्योर सिकनेस, कैंसर है वो लीड करता है क्या, प्योर सिकनेस को, ठीक। तो इस पे दूसरा जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है, अनदर चाइल्ड सेड, मतलब दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, पता है फट्टू, ठीक है। ये सिंपल सी एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं, और इससे अपन क्या कर सकते हैं, सारे के सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनको मेमोराइज कर सकते हैं। पहला है एफ से आपको याद करना है, जो पहला लेटर है इसके अंदर एफ, इसका मतलब होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। दूसरा है पी से आपको याद रखना है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा जो है टी, टी से आपको याद रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। सी से आपको याद रखना है कैल्शियम, और एल से आपको याद रखना है लेबाइल फैक्टर। पी से याद रखना है जिसकी प्रेजेंस अभी तक क्या नहीं है, प्रूव नहीं हुआ है, तो प्रेजेंस हैज़ नॉट प्रूव्ड। एस से स्टेबल फैक्टर, इसके अलावा ए से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। और सी से क्रिस्टमस फैक्टर। एस से स्ट्रूवर्ट प्रोवर फैक्टर। पी से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, जिसको PTA बोला था। इसके अलावा एच से हैगमैन फैक्टर, और एफ से फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से अपन सिंपली इनको याद रख सकते हैं। तो
टोटल अपन ने बात करी है 13 फैक्टर हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं अपनी जगह पर, क्योंकि एक फैक्टर की भी अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको क्लोट फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, किसी एक की भी डेफिशिएंसी अगर होती है तो। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्टर हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपको याद रखना है कि कैल्शियम है ये आयन फॉर्म में होगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है, इसके अलावा कुछ स्पेशल हैं, एक आपको याद रखना है कि सिक्स्थ जिसकी अभी प्रेजेंस है वो प्रूव्ड नहीं हुई है। उसके अलावा लास्ट का एक फैक्टर होता है जिसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे, जो फाइब्रिन बनेगा उसके बाद में फिब्रिन जो बनेगा उसके बाद में वो उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ये टोटल फैक्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कैसे क्लोटिंग फैक्टर एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में लास्ट में फिब्रिन है वो बनेगा, या फिर उसको बोल सकते हैं कि क्लोट फॉर्म होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कोगुलेशन पढ़ने वाले हैं, कोगुलेशन से रिलेटेड इस वीडियो में तो अपन ने फैक्टर की बात करी है। कोगुलेशन जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, ये याद रखना है। ठीक है, जब भी ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्रोसेस होंगी, एक प्राइमरी हीमोस्टेसिस और एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेज, ब्लड है वो लूज़ कर देता है अपनी फ्लूडिटी को लूज़ करेगा और बिकम और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, या बनेगा जेली लाइक मास के अंदर कुछ एक मिनट के अंदर, इन फ्यू मिनट आफ्टर द इंजरी ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स की जैसी इंजरी होगी तो उसके विद इन ए मिनट क्या देखने को मिलेगा कि जो फ्लूइड पोर्शन था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, जेली लाइक मास के अंदर। या फिर दूसरा अपन बोल सकते हैं कि जब भी अपन ब्लड को ब्लड वेसल से विड्रॉ करके और किसी कंटेनर में अगर डालते हैं, जैसे वाइल वगैरह के अंदर अगर डाल के अपन छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे अपने फ्लूइड से कन्वर्ट हो गए किस में आ जाएगा, जेल के अंदर। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर हैं, क्लोटिंग फैक्टर 13 हैं। पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है कैल्शियम, पांचवा लेबाइल, छठा भी प्रूव नहीं हुआ है, प्रेजेंस प्रूव नहीं हुई है, सातवां है स्टेबल फैक्टर, आठवां है एंटी हीमोफिलिक जिसकी वजह से हीमोफीलिया होता है, नौवां है क्रिस्मस फैक्टर, 10वां है स्टूवर्ट प्रोवर फैक्टर और 11वां है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट जिसको पीटीए बोलते हैं। इसके अलावा 12th है हैगमैन फैक्टर जिसको कॉन्टैक्ट फैक्टर बोलेंगे, और लास्ट फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 नंबर का जिसको फाइब्रिनेज बोलते हैं। याद रखने के लिए सिंपली आपको 3 पर्सन को अज्यूम करना है, 3 लोगों को अज्यूम करना है। पहला जो सबसे बड़ा पर्सन है वो क्या करता है, अपने से छोटे वाले को सजेस्ट करेगा, और उससे छोटे वाला एक छोटा सा बच्चा है जो उनको क्या करता है, छेड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, सिंपली ये याद रखना है। तो पहला पर्सन है फर्स्ट पर्सन टोल्ड, पहला पर्सन कह रहा है कैंसर लीड्स प्योर सिकनेस, कैंसर है वो लीड करता है, कोज करता है। लीड का मतलब क्या होता है, कोज करना, कारण। ठीक है, क्या कोज करेगा, प्योर सिकनेस, प्योर सिकनेस को। अब इस बात पर जो तीसरा पर्सन खड़ा है, जो बच्चा खड़ा है, वो क्या बोल रहा है, अनदर चाइल्ड साइड, पता है फट्टू, मतलब कुछ कुल मिला के उसको छेड़ने का काम कर रहा है। और इसी से अपन याद रख सकते हैं, इन सब के फर्स्ट लेटर को याद रखते हुए आप सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर को मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इससे अगली वाली वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि कैसे ये क्लोटिंग फैक्टर एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और लास्ट में फिब्रिन है वो बनेगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि क्लोट कैसे फॉर्म होगा।